and welcome everyone in our YouTube channel Exam Shadow। आज मैं 27 मार्च का न्यूज़पेपर डिस्कशन द हिंदू का लेकर आया हूं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया ग्रीन सीज आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट है, जिसमें ये बोल रहा है कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गया है। जो 2000 में 35.2 था वो अब 2022 में 65.7 हो गया, यानी कि लगभग डबल हो गया है। तो ये एक बहुत कंसर्न की बात है हमारे लिए। ठीक, ये मेन रिपोर्ट है इसमें। ये ज्यादा इसमें यही चीज है जो आपको समझने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद एक न्यूज देखते हैं, वो है सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना। ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना से थ्रेट देखते हुए इंडिया ने माइन सी पैच की रेस को ज्वाइन कर लिया है। मतलब क्या है कि इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी में अप्लाई किया है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जमाइका में है। इसमें ये बात बोलता है कि हमको हमारे 2 वॉच ट्रैक्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए अथॉरिटी दीजिए। इसका मतलब ये है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में यहाँ से यहाँ तक जो है इसका 200 नॉटिकल मील तक इंडिया का ही रीजन कहलाएगा। मतलब इंडिया विदाउट एनी परमिशन एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पे जो भी मिनरल्स वगैरह है। इससे बाहर करने के लिए इंडिया को परमिशन चाहिए। वो परमिशन कहाँ से मिलेगी? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। ठीक, और जो रीजन इंडिया मांग रहा है कि जहाँ एक्सप्लोर करना है वो कोबाल्ट रिच रीजन है। अब कोबाल्ट रिच रीजन, इसका नाम है अफांसी निकोटिन सी माउंट, है ना। सी माउंट है, सी माउंट मतलब जो समुद्र से उभरा हुआ एक एरिया होता है। जैसे ये अगर ये समुद्र है, ये माउंट ऐसा दिख रहा होता है ना, जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे सी माउंट। तो यहाँ पे ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक, ये मेन न्यूज है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कोबाल्ट का क्यों यूज होता है। चाइना के साथ चाइना क्या कर रहा है कि चाइना यहाँ पे अपना प्रेजेंस बना रहा है। तो वो चीज है जिसके कारण इंडिया चाह रहा है कि रेस में पीछे ना रह जाए, और इंडिया भी अप्लाई किया है इंडिया ने। इससे रिलेटेड पेज 10 में और इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपको डायरेक्ट मैं ले चलूंगा एडिटोरियल पेज में, क्योंकि इधर कुछ ऐसा डिस्कस करने लायक नहीं है। एडिटोरियल पेज में हम आ गए हैं और ये है अ क्राई फॉर हेल्प, अ कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेटेड है किससे? सुसाइड से। सुसाइड सुसाइड कहाँ कौन होता है? जो स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स, है ना। बेसिकली कोटा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी का प्रेशर जो नहीं झेल पाते, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में इन्होंने जो बताया है कि सबसे पहले तो कोचिंग इंडस्ट्री का देखिए क्या स्टेटस है। बताया कि एवरी ईयर लगभग 2 लाख एस्पायरेंट्स कहाँ आते हैं? कोटा। कोटा आते हैं आईआईटी और नीट वगैरह की प्रिपरेशन करने। और इस इंडस्ट्री को लगभग 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री माना जाता है ना। तो यहाँ पे इतना होने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने लेवल पे प्रिपरेशन कर रखी है। जैसे कि हॉस्टल्स में एंटी सुसाइड फीचर्स लगाए हैं, फैन में कि कुछ अलार्म वगैरह बज जाए, है ना। और जो पैसेज है, सीलिंग्स वगैरह है, वहां पे पैसेज में आयरन ग्रिल लगा रखे हैं कि कोई कूद ना पाए बाहर। तो ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन ये भी फिजिबल नहीं है, हर कोई कर पा रहा है कि नहीं, देख यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो पा रही है कि नहीं, क्योंकि वहां पे 25,000 पेइंग गेस्ट है, अराउंड 25,000। तो सब में ये ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, ये एक देखना मुश्किल है। ठीक, उसके अलावा आगे बताया है कि देखिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बात की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, जो टिफिन वगैरह देने वाले लोग हैं उनको बोला है कि अगर मान लीजिए आप टिफिन देते हैं, 2-3 दिन टिफिन नहीं पहुंच, कोई उठा रहा है कोई स्टूडेंट, तो आप उसके दरवाजे पे नॉक करो, है ना। देखो कि क्या हुआ है, क्यों नहीं उठा रहा है, दरवाजे पे दस्तक, नॉक ऑन डोर करो। इस तरीके के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस बात को समझ लिया है कि भाई स्टूडेंट्स प्रेशर में है। फिर आगे बात कर रहे हैं ये एनसीआरबी डेटा की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर साल डेटा देता है। उस डेटा में बताया है कि भाई आप देखोगे तो पिछले 2007 से लेकर 18 यानी कि लगभग 10 सालों में 95,000 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे चुकी, जो बहुत बड़ा नंबर है, 95,000 स्टूडेंट। और अगर स्पेसिफिकली हम 2022 की बात करें तो उसमें 13,000 स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ एंड कर ली है। 13,000 स्टूडेंट, है ना, जो दिखाता है कि कितना प्रेशर होता है इन लोगों पर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, उसमें से 53% जो है, आधी लगभग, वो 25 साल से नीचे की है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को इतना प्रेशर रहेगा तो इंडिया फिर आगे कैसे बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है।
हाँ, इसका रीजन ये बता रहे हैं कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ने के बाद सुटेबल जॉब नहीं मिलती है, लो पेइंग जॉब मिलती है, जिससे कि वो स्टूडेंट चाहता है कि भाई इससे अच्छा मैं जॉब ही ना करूँ। दूसरा आगे बता रहे हैं कि आप देखोगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ 21.4% है ना, किसके मुताबिक, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसकी 2019-20 के रिपोर्ट के मुताबिक। बस 80% लगभग 78.6% प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने का मतलब क्या है? फीस हाई। फीस हाई होने का मतलब ये है ज्यादातर हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो फीस दे नहीं पाते। जब फीस नहीं दे पाते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कम है यानी कि सीट कम, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाने के कारण फिर वो ऐसा कदम उठा देते हैं, है ना। ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में बता रहे हैं ये कि भाई सोसाइटी का भी एक रोल है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सोसाइटी बच्चों को परफॉर्म करने के लिए उन पर प्रेशर डालती है। दूसरा ये है कि आजकल बच्चों और चिल्ड्रन और फैमिलीज के बीच में कनेक्शन कम होता जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया ना। वर्किंग पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है। जिसके कारण बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं पे किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट हो रहा है बच्चों और माँ बाप में, तो ये प्रॉब्लम होती है। और सोसाइटी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा करें। आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं वहां पूछा जाएगा कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम वो बता रहे हैं कि सुसाइड का रीजन क्या है ना। ये हो गया इसमें डिस्कशन। और फिर फाइनली बता रहे हैं कि भाई हमारा जो क्वेस्ट और स्कॉलिस्टिक डिस्टिंक्शन है, या आपका बच्चा दूसरों से अलग हो, बहुत आगे बढ़े, ये करता है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरपर्सनल बॉन्ड क्या है, क्या चाहता है, उससे सेक्रीफाइस हो रहा है ना। और ये देख रहे हैं कि भाई अंदर में इनर टर्मोइल क्या चल रहा है। इट इज डिस्कंसर्टिंग टू फाइंड यंग स्टूडेंट वॉइसिंग देयर इनर टर्मोइल ऑन सोशल मीडिया सिग्नलिंग डिस्ट्रेस। मतलब बच्चे जब अपने फैमिली से दूर है तो ये सारी चीजें कहाँ लिखते हैं? सोशल मीडिया में लिखते हैं, एनोनिमस जाके लिखते हैं, कोरा हो गया वहां पे लिखते हैं, सोशल मीडिया साइट्स हो गई, टेलीग्राम में ग्रुप्स बने हुए हैं, कन्फेशन पेज बने हुए हैं। तो वहां से पता चलता है कि बच्चों में कितनी सारी प्रॉब्लम है ना। और फिर अंत में ये क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, कि अगर हमको क्या करना है, अर्जेंट नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्जेंट नीड फॉर आवर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो मोर सपोर्टिव एंड अकोमोडेटिव। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैमिली रिलेशन, दोस्त यार, एजुकेशन सिस्टम, वो बच्चों को समझे और उनके लिए सपोर्ट करे, इस चीज की जरूरत है आज हमको। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर साइक्लिस्ट मैनिफेस्टो। अभी आपको पता है इलेक्शन है, इलेक्शन होने वाला है 18th लोकसभा का, राइट, 18th लोकसभा। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी। मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि अपना क्या करेगी वो, अगर पावर में आ जाएगी तो जनता के लिए क्या क्या करने वाली है, क्या वायदे हैं, वो चीज मैनिफेस्टो होता है। वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, राइट। उसके बेसिस पे कोई लोग, जो जनता है वो चुनती है कि भाई ये मुद्दे ये पार्टी उठाएगी। यही ये बोल रहे हैं कि भाई आप हमको मैनिफेस्टो में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट ये बता रहे हैं कि आप देखें कि ये सब डेटा इतना जरूरी नहीं है कि साइकिल ओनरशिप, बस इसका इम्पैक्ट आप समझिए कि कहाँ कहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया है कि देखिए ये देखिए ये बता रहे हैं कि जहाँ पे we found that the states that saw the greatest decadal increase in cycling to school were those where BTS had been implemented। मतलब जहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वहाँ वहाँ कहाँ, वहाँ साइकिल बांटा गया है। एग्जाम्पल के लिए बिहार में साइकिल 2006 में बांटी गई थी। और आप देखेंगे कि लेवल ऑफ साइकिलिंग टू स्कूल क्वाड्रुपल फ्रॉम 3.6% इन 2007 टू 14.2% टू 2012। मतलब जहां 2007 में लगभग 4% लोग साइकिल से जाते थे, 2017 में 14% लोग साइकिल से जा रहे हैं। मतलब स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ा है, अटेंडेंस बढ़ी है ना, अटेंडेंस बढ़ी है। तो ये हमेशा ये होता है कि फ्रीबीज का
क्या नुकसान है फ्रीबीज से, प्रॉब्लम होती है, ये डिबेट होती है कि फ्री में चीजें बांट के आप जनता की क्या कर रहे हैं, आदत खराब कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, देखिए किस तरीके से इम्पैक्ट बताया है कि फ्रीबीज हमेशा नुकसान नहीं करती है। सोशल आउटकम बताया है कि बिहार में बीडीएस स्कीम से गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ा है, ठीक, गर्ल्स हु एनरोल्ड इन क्लास 9 टू बाई साइकिल। फिर कर्नाटका का बताया है कि गर्ल्स जो है वो ज्यादा आ रही हैं साइकिल से, है ना। और इंडिकेट दैट सब चिल्ड्रन रिटर्न टू स्कूल्स, और व्हेन इसके बिना, साइकिल के बिना जब ये था तो चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जाते थे या फिर बस वगैरह से जाते थे, लेकिन साइकिल मिलने के बाद वो जाने लग गए हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। और फिर बता रहे हैं कि साइकिल खरीदना, देखिए कि अभी भी लोगों के लिए लग्जरी है। एक और जहां लोग देखा जाता है कि 30% इंक्रीज हुआ है लग्जरी व्हीकल खरीदने, वहीं दूसरी तरफ लोग साइकिल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। इतनी इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। और दूसरा एक चैलेंज बता रहे हैं कि अच्छा साइकिल आप दे तो रहे हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साइकिलिंग को प्रमोट ही नहीं कर रहा है। साइकिलिंग के लिए फ्लाईओवर्स, रोड्स, कहीं पे भी मल्टी लेन तो है, लेकिन साइकिल का लेन नहीं है। और एक्सीडेंट का खतरा भी लगभग 40 टाइम है। रोड एक्सीडेंट, अगर एक साइकिल से चलने वाला चलता है साइकिल रोड में, तो उसके पास एक्सीडेंट का लगभग 40 गुना ज्यादा खतरा है। ये बताता है कि किस तरीके से हमको एक साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ ट्रैक, सिक्योर पार्किंग डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। और पार्लियामेंट इलेक्शन में साइकिल को एक मैनिफेस्टो में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का आप यूज कहाँ करोगे? ये ऐसी इंफॉर्मेशन तो आपको मिलती रहेगी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, जैसे यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला। इसको आपको ऐसे वगैरह में, आंसर राइटिंग में लिखना है। कभी कोई आ गया, बे हेड में आप लिखेंगे कि भाई साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गवर्नमेंट एफर्ट्स में आप लिखेंगे कि ये फैक्ट आया था, इस फैक्ट के हिसाब से देखिए ऐसा हो रहा है, साइकिल का इस्तेमाल करने से एनरोलमेंट बढ़ रहा है। तो हम इस तरीके की चीजें प्रमोट कर सकते हैं। जब आपसे एथिक्स के पेपर में पूछा जाएगा कि एज एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे, तब ये सब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर से आपको मटेरियल मिलता है एग्जाम्पल में लिखने के लिए, ठीक, ये हो गया। अब बाकी ये वाला आर्टिकल जो है, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इज ब्रोकन, ये एक तरीके से एक आर्टिकल है, फिलोसफिकल आर्टिकल, है ना। इससे आपको ये समझ में आएगा, जो ये बोल रही है कि भाई जो इंडिया है एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए डिबेट एंड डिस्कशन, जो आजकल कम होता जा रहा है, डिबेट एंड डिस्कशन, राइट। एक मिनट, डिबेट डिस्कशन कम हो रहा है। न्यूज पेपर भी, न्यूज एजेंसी, न्यूज मीडिया भी इन सब चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है। ये चीज ये बोल रही है, ठीक है। तो ये आप इसको नॉर्मल चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब ये है, ये अच्छा आर्टिकल, इट इज टाइम फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म टू म्युनिसिपल इलेक्शन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। इस पे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो म्यूनिसिपल इलेक्शन की क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, तो दो चैलेंज ये बताए हैं। एक चैलेंज तो इन्होंने बोला है कि टाइमली इलेक्शन नहीं होता है, टाइमली इलेक्शन नहीं होता है ना। देखिए फर्स्ट इशू ये बताया है कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है वो टाइमली नहीं हो रहे हैं, ठीक। दिस इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है। और हर जगह बताया गया है, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो बोला गया था कि आपको कराना है, तो लेकिन आप नहीं करा रहे हैं, तो डायरेक्ट वायलेशन है। हाँ। और ये एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई आप देखो कि ओवर 1500 म्यूनिसिपैलिटीज डिड नॉट हैव इलेक्टेड काउंसिल इन प्लेस, कब, 2015 से 21 के बीच में 1500 म्यूनिसिपल काउंसिलिंग में इलेक्टेड काउंसिल नहीं है ना। और बहुत सारे इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो फिर उनके काउंसिल्स कंस्टिट्यूट नहीं हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है ना। काउंसिल क्या होता है कि जैसे इनर काउंसलिंग क्रिएट होती है, इलेक्शन होता है, जनता वोट करती है म्यूनिसिपल्स के लिए, और फिर उसके बाद जैसे कैबिनेट होता है वैसे ये लोग इनर काउंसिल बनाते हैं, है ना। और इनर काउंसिल बना के फिर अपना वर्क वगैरह कराते हैं। तो ये सब डेटा इसमें भी दिया है कि कर्नाटक में आप देखो कि इलेक्टेड काउंसिल को इलेक्ट करने में 12 से 24 मंथ का डिले है ना। और as per report include 14 urban local governments out of 304 in Karnataka,
देयर वाज अ 26 मंथ डिले इन फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल। डिले हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है, हर जगह डिले हो रहा है। तो ये चीज आप समझ सकते हो। चंडीगढ़ में भी आप देखो कि द डिले इन चंडीगढ़ बाय कंपैरिजन वाज 12 डेज, इसके लिए मेयर के इलेक्शन के लिए, है ना। 12% स्टैंडिंग कमिटी फॉर मोर देन 8 मंथ्स, कहीं कहीं पे 8 महीने, कहीं पे 12 दिन, इन सबका प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है, आर्टिकल 243 यू में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो ऐड किया गया था कि आपको इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन कराना है, म्युनिसिपल का इलेक्शन। बट वो नहीं हो रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट से? सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 में भी आया है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो ये मैंडेट है कि आपको गवर्नमेंट कराना, ये इनवायलेबल है, मतलब आपको करना ही करना है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। बट नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा रहा है टाइमली इलेक्शन। दूसरा चैलेंज ये बता रहा है कि जैसा चंडीगढ़ केस में हुआ कि भाई जहां पे इलेक्शन होता है वहां पे मोस्टली पावर में जो अगर स्टेट जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने डिस्क्रिशन से काम करती है, अपनी मनमर्जी से काम करती है। जैसे शेड्यूल कब इलेक्शन का कब शेड्यूल करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, कौन सा ऑफिसर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, उस पर डिस्कशन होता है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो मैनुअल बैलेट पेपर, कोई मशीन वगैरह या ईवीएम वगैरह नहीं होती है। इससे पॉसिबिलिटी है कि रिग्ड किया जा सके, जैसे कि चंडीगढ़ में हमने देखा था, है ना। तो ये एक दूसरा चैलेंज है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती है। इसलिए एक रिफॉर्म चाहिए कि आपको मच नीडेड रिफॉर्म चाहिए कि भाई कैसे इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, है ना। और फिर बाद में ये बोल रहे हैं कि भाई स्टेट में भी इन सब चीजों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है आर्टिकल 243 ए और 243 जेड ए के द्वारा। बट ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी भी फुल ऑटोनॉमी से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। और अभी मेघालय एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा स्टेट है मेघालय, जहाँ पे तो ये अभी बनाया भी नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और सारे स्टेट्स की जगह सिर्फ 11 स्टेट ने जो एम्पावर्ड कर रखा है कि आप वार्ड एलिमिनेशन करो। वार्ड एलिमिनेशन मतलब कि जो कितने वार्ड होंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से, वो सारी चीजें। तो मतलब इनको फुल पोटेंशियल, फुल पावर नहीं दी गया है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए अभी टाइम हो गया है कि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के रोल को इवेल्युएट करो और किस तरीके से उसको एम्पावर करो जिससे टाइमली इलेक्शन हो और किसी का पक्षपात ना हो, सब एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ये आर्टिकल बोल रहा है। तो ये दो तीन चीज अच्छी चीजें थी इसमें से। अब एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में द नीड टू कर्व ब्लैक कार्बन एमिशन, ये एक अच्छा आर्टिकल है कि ब्लैक कार्बन एमिशन को आपको कर्व करना है, रोकना है, टाइम हो गया है। इसमें एक तो ये हो गया अपना एनवायरमेंट का आर्टिकल। दूसरा इसमें एक चीज ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका भी इन्होंने असेसमेंट किया है कि उज्ज्वला योजना जो है वो किस हद तक सक्सेस हुई है, अभी स्टेटस क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए शुरू में ये टारगेट वगैरह बताया कि हमने जो COP26 हुआ था ग्लासगो में नवंबर 21 में, उसमें हमने बोला था कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 2023 में 180 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी लगा दिया है ना। मतलब ये होता है कि जो हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें 180 गीगावाट जो हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो फिर से रिन्यू की जा सकती है। और 2030 तक हम 500 गीगावाट अचीव कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे कि मान लीजिए वाटर से बनने वाली एनर्जी, है ना, सन से बनने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी। बाकी फुजाइल फ्यूल जो होते हैं, फुजाइल मतलब कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, ठीक, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया। ये पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। ये एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक। अब बात करें कि भाई ब्लैक कार्बन का रिलेवेंस क्या है। तो ब्लैक कार्बन सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है कि जब किसी को हम जलाते हैं, किसी मटेरियल को, और वो पूरी तरीके से नहीं जलता है, बायोमास या फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, पूरी तरीके से नहीं जलता है, तो उससे बनता है ब्लैक कार्बन, जो कि बहुत हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हार्ट डिसीज है, बर्थ कॉम्प्लिकेशन है, प्रीमेच्योर डेथ है, ये हो सकता है ना। और फिर देखिए आगे बता रहा है कि 2016 की स्टडी से ये बताया गया है कि रेसिडेंशियल सेक्टर जो है
सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन एमिट करता है, यानी कि जो घर में चलने वाला चूल्हा हो गया, गांव में चलने वाला चूल्हा हो गया, उससे सबसे ज्यादा क्या निकलता है, ब्लैक कार्बन निकलता है। और 22% निकलता है इंडस्ट्रीज से, 17% डीजल व्हीकल से, ओपन बर्निंग जो जैसे हम कचरा जला दिया, फसल जला दिया, उससे 12% निकलता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इससे क्या ऑर्डर पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके लिए गवर्नमेंट ने लाया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, ठीक है, जिसमें हमको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को क्लीन फ्यूल दिया जाए, क्लीन कुकिंग फ्यूल दिया जाए। और इसका स्टेटस आप देखेंगे कि लगभग 10 करोड़ लोगों को 2024 तक दिया जा चुका है। बट चैलेंज अभी ये आ रहा है कि 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि लगभग 25% जो 10 करोड़ में से 25% लगभग 2.69 करोड़ पीपल जो है वो अभी एलपीजी को सिर्फ एक बार रिफिल करा रहे हैं। मतलब रिफिल करा लिया, जो मिल गया उसके बाद दोबारा करा ही नहीं रहे हैं। और बाकी लोग जो है जो एलपीजी सिर्फ साल में 3 से 4 सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जबकि जो नॉन बेनिफिशियरी हैं, पीएम उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरी नहीं है, वो 6 से 7 सिलेंडर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी जो है वो बाहर वाली चीज ट्रेडिशनल फ्यूल यूज कर रहे हैं, काऊ डंग यूज कर रहे हैं, लकड़ी यूज कर रहे हैं, इसका भी हायर यूसेज है, ठीक। तो ये अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट भाई उसके लिए दे तो रही है ना। गवर्नमेंट ने एलपीजी में सब्सिडी भी बढ़ा दिया कि चलो हम आपको 300 कर दिया सब्सिडी, बाद में अभी मोदी गवर्नमेंट ने 100 रुपए और बढ़ा दिया, 400 कर दिया। बट आप सब्सिडी के बाद भी देखोगे तो ये 600 रुपए में पड़ रहा है ना। 600 रुपए में पड़ रहा है एक कनेक्शन, इनको सिलेंडर 600 रुपए। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल फ्यूल है, डंग, फायरवुड, ये फ्री मिल जा रहा है। तो बेचारा गरीब 600 रुपए क्यों खर्च करेगा, फ्री में ही लेगा, है ना। तो अभी भी ये प्रॉब्लम है। सरकार का 12,000 करोड़ रुपए इसी सब्सिडी में जाता है, जो हर साल बढ़ेगा भी बढ़ेगा। ये चीज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने तरफ से कर तो रही है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, ठीक। और उसके लिए सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो कोल बेड मेथेन को बनाना चालू करो, जो एक क्लीनर फ्यूल ऑप्शन है, लोकली कर सकता है ना। हाँ, एक और चैलेंज ये बता रहे हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में, अभी भी लोगों को गैस सिलेंडर उनके घर तक नहीं मिलता है, जो लेना चाहते हैं दूर लेने जाना पड़ता है। इस कारण से वो लेना पसंद नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल स्टेज में अगर हम बात करें तो ग्लोबल स्टेज में भी आप देखेंगे कि इंडिया जो है ब्लैक कार्बन रिडक्शन को कम ही करना चाहता है, ये हमारा एस्टिमेट है। और इससे जो डेथ होती है वो 6.1 लाख डेथ होती है। अगर हम इसको रोक लेते हैं तो ये हर साल होने वाली डेथ हम कंट्रोल कर सकेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक। नेक्स्ट जो है वो, हाँ, मेन मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें से कुछ अगर छूटेगा तो आप मुझे बता देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक। जैसे कि एक ये वाला है वर्ड में, देखिए, इंडिया सपोर्ट्स फिलीपींस सोवरेनिटी से जयशंकर प्रसाद। तो ये चीज साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। साउथ चाइना सी क्या है, इशू क्या है, ये आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इसके मैपिंग सीरीज का एक वीडियो मैं जल्द ही आपसे डालूंगा कि साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्री कनेक्ट होती है ना, कौन कौन से आइलैंड है, उनका ऑर्डर क्या है, ये मैं आपको डाल के बता दूंगा, वीडियो डाल के। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और भी मैं पेंडिंग वीडियो लेकर आऊंगा, और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो टाइम पे ही डाल दिया करूँ। थैंक यू वंस अगेन।